अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। मिनी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से लोग इस कारोबार में हैं और बहुत से लोग मुनाफा कमा रहे हैं, बहुत से लोग इस कारोबार से तंग हैं। कुछ गाड़ियों से तंग हैं, कुछ अमले से तंग हैं, कुछ कम इनकम से तंग हैं, कुछ जो है ना वो रूट से तंग है कि ये रूट ठीक नहीं है वगैरह वगैरह सो ऑन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस कारोबार के। वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी इन है उनके लिए तो ये बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में छलांग लगाना, यानी मिनी ट्रांसपोर्ट से निकलना और बड़ी ट्रांसपोर्ट में जाना, मिनी गुड्स से निकलना बड़ी गुड्स में जाना, ये उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो इस कारोबार की ऊंच नीच, अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो आज उन्हीं परेशानियों का जिक्र करेंगे कि क्या क्या वो परेशानियां हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। गाड़ी लेने से पहले, कोई भी गाड़ी लेने से पहले आपने जो जहन बनाया है कि मैंने ये गाड़ी लेनी है और इस रूट पे डालनी है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उस रूट पे सफर करना है। कैसे? मिसाल के तौर पे आप लाहौर से मुल्तान गाड़ी डाल रहे हैं या लाहौर से इस्लामाबाद या रावलपिंडी के लिए डाल रहे हैं, रावलपिंडी से पिशावर के लिए डाल रहे हैं, पिशावर से कराची के लिए डाल रहे हैं। जो भी रूट आपने सजेस्ट किया और जिस गाड़ी के लिए आपने सजेस्ट किया है, अगर आप समझते हैं कि आपने हाईएस लेनी है, हाई रूफ लेनी है, मिनी कोच लेनी है, मिनी बस लेनी है या बड़ी बस लेनी है, जो भी चीज आपने लेनी है आपने सफर भी उसी चीज पे करना है। मिसाल के तौर पे आप हाईएस लेते हैं जिसमें 16-17 सीटें होती हैं, तो आपने उसी रूट के ऊपर, जिस रूट पे आप अपनी गाड़ी लगाना चाह रहे हैं, उस पे सफर करना है। तरीका क्या है? आपने एक डायरी लेनी है, पेंसिल लेनी है और कुछ चीजें नोट करनी है। कैसे? सबसे पहले आप उस अड्डे में जाएंगे जहां पे आपने गाड़ी लगानी है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अड्डा मैनेजर से कि मैं इस रूट पे गाड़ी डालना चाहता हूं, तो इस अड्डे का खर्चा क्या है। मिसाल यानी एक गाड़ी जो है इस अड्डे को कितना पे करती है। डेली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है या मंथली बेसिस पे होता है। कुछ अड्डे हैं जिन्होंने मंथली बेसिस पे काम करना होता है, कुछ ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे करते हैं कि ठीक है जी, गाड़ी जैसे ही यहां से निकलेगी तो वो पर्ची जो है ना वो दे के जाएगी, पैसे जो है अड्डे की फीस जो है वो देकर जाएंगे। आपने ये नोट करना है कि उनका तरीकाकार क्या है और वो कब देते हैं पैसे और कितने पैसे जो है ना वो गाड़ी वाला अड्डे वालों को पे करता है। नंबर वन, सबसे पहली चीज आपने ये नोट करनी है। उस अड्डा मैनेजर का बिहेवियर चेक करना है कि उस अड्डा मैनेजर का बिहेवियर क्या है अपने गाड़ियों वाले के साथ, क्योंकि जो भी अड्डा होता है वो सारी गाड़ियां उसी अड्डे के मालिकान की नहीं होती, बहुत से और लोगों की भी होती हैं। अड्डे वाले तो जो है ना वो सिर्फ अपनी पर्ची कलेक्ट कर रहे होते हैं, 100 रुपए या 200 रुपया पर गाड़ी पर डे के हिसाब से। तो आपने ये डिटेल मालूम कर लेनी है। मालूम करने के बाद आपने ये तरीका नोट करना है कि गाड़ी का जो टाइम है, यानी फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये गाड़ियों की तरतीब कैसे बनती है, यानी टाइम कैसे अलॉट होता है। अड्डा मैनेजर तय करता है या गाड़ियों वाले आपस में मिलकर तय करते हैं कि कौन सी गाड़ी किस दिन कितने बजे निकलेगी। या ये भी कुछ अड्डों में रूटीन देखी गई है कि जो गाड़ी ज्यादा पे करेगी वो पहले नंबर पे चली जाएगी, बोली लगती है। मिसाल के तौर पे, हाँ जी पहला टाइम आज किसने लेना, गाड़ियों वाले खड़े होते हैं, जी मैंने लेना है जी, बोली 100 रुपए से स्टार्ट होती है, 500-600 रुपए तक जाती है, 1000 रुपए तक जाती है कि जी ठीक है जी पहला टाइम इसका है, ये पैसे जी, और उसके बाद गो ऑन। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि पर्चियां डाल ली जाती है कि जी फलां का पहला नंबर टाइम है, फलां का दूसरा, फलां का तीसरा और फलां आखिरी नंबर पे निकलेगा। ये चीजें नोट करने के बाद आपने उसी गाड़ी की टिकट ले लेनी है और देखना है कि टिकट कितने का है। सम टाइम अड्डा मैनेजर टिकट दे देता है, वहां पे बैठा हो। सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी में बैठने के बाद कंडक्टर जो है वो पर्ची जो है वो देता है। तो आपने ये देख लेना है कि पर्ची का सिस्टम यहाँ पे क्या चल रहा है उस अड्डे का जहां से आप गाड़ी लगाना चाह रहे हैं। और कोशिश ये करनी, कोशिश क्या, आपने ये लाजमी करना है कि आपने ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठना है। ड्राइवर के साथ आपने गपशप करनी है। आपने ये देखना है कि अड्डे से निकलने के बाद चुंगी कितने फासले पर है और चुंगी चार्जेस कितने हैं। कुछ शहरों में चुंगी खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ शहरों में अभी भी चुंगी चलती है। 20 रुपए, 30 रुपए, 40-50 रुपए तक चुंगी चलती है। फिर गाड़ी के हिसाब से होता है कि उसमें कितनी सवारियां। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से किसी ना किसी को ठेका दिया गया होता है और वो जो है ना पर्ची वहां से कलेक्ट की जाती है और 50 रुपए, 20 रुपए से 50 रुपए तक फी गाड़ी जो है वो चुंगी दी जाती है। उसके बाद आपने नोट करना है कि आपके रास्ते में टोल प्लाजे कितने आते हैं और टोल प्लाजा कितना पे किया जाता है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एंड पे कैलकुलेशन करने में आसानी हो, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सिलेक्ट करने में पता चले कि ये एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, ये चीजें नोट करने के बाद आपने ड्राइवर के साथ गपशप करनी है। ड्राइवर को आपने अपना फोन नंबर देना है
है और उसका फोन नंबर लेना है। ड्राइवर जो होता है वो अमूमन ये देखा गया कि ज्यादातर लोग 90% के करीब जो ड्राइवर होते हैं वो बातें करने के शौकीन होते हैं। जब आप उसके साथ गपशप करेंगे और उसको बताएंगे कि मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूं और इसी रूट पे डालना चाह रहा हूं, तो वो सबसे पहले आपको खामियां बताएगा, सबसे पहले कमियां और बुराइयां बताएगा कि इस रूट में या इस गाड़ी में या इस अड्डे में क्या परेशानियां हैं और क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। वो आपने डायरी पे नोट करते जाना है। आप ड्राइवर को नंबर देंगे और ड्राइवर का नंबर आप लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि कल को आप जब गाड़ी लेंगे तो आपको भी ड्राइवर की जरूरत है, तो आपके पास ड्राइवर का नंबर होगा। तो आपने एक दिन या एक ही गाड़ी पे सफर नहीं करना, आपने गाड़ियां चेंज करनी है। पहले टाइम पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, इवन के 7 दिन आपने जाना है, तो 7 गाड़ियों पे सफर करेंगे। 7 गाड़ियों पे जाते हुए और 7 गाड़ियों पे आते हुए 14 ड्राइवरों और 14 कंडक्टरों के नंबर आपके पास हैं। 14 बंदों के व्यूज इस रूट के बारे में, इस गाड़ी के बारे में, इस अड्डे के बारे में आपके सामने हैं। आपको नतीजे पे पहुंचने में बहुत ही आसानी होगी। हो सकता है आप टोटली मुतमईन हो जाएं, हो सकता है आप टोटली इस रूट से, इस गाड़ी से डिसएग्री हो जाएंगे, नहीं मैंने ये गाड़ी नहीं लेनी या मैंने ये रूट नहीं अपनाना। तो ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है। जब आप अड्डे पे पहुंच जाते हैं, अगली जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आपने ये नोट करना है कि वहां पे अड्डे की फीस कितनी है, वहां पे टिकट का सिस्टम क्या है, वहां से गाड़ी चलती कितने बजे, वहां पे गाड़ियों की जो नंबरिंग है वो उसी हिसाब से जो पिछले अड्डे से है। एक ही मालिक के दोनों अड्डे हैं दोनों शहरों में या अलग अलग मालिकान के, और उनकी पर्ची और फीस वगैरह क्या है। दूसरा ये रास्ते में नोट करते जाना है कि ज्यादा सवारियां किस स्टॉप से गाड़ी में सवार होती हैं और किस स्टॉप पे जाके ज्यादा उतरती हैं। स्टॉप टू स्टॉप किराया कितना है, अड्डे से अड्डा किराया कितना है, गाड़ी फुल निकलती है या गाड़ी कम निकलती है, गाड़ी में सवारियों की गुंजाइश होती है। जब आप 7 मरतबा जाएंगे और 7 मरतबा आएंगे तो आप सवारियां भी नोट कर चुके होंगे, किराया भी नोट कर चुके होंगे, अर्निंग आपके सामने होगी कि एक गाड़ी कितना कमाती है। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि इस रूट पे ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है और कंडक्टर की तनख्वाह कितनी है, अड्डे का खर्चा कितना है, रस्ते का खर्चा कितना है। ये तो वो खर्चे हैं जो नजर आ जाते हैं, जो आपने नोट करने हैं। जो सबसे अहम और जरूरी चीज है, जो जिन लोगों को जिस चीज को लोग जो है ना वो कंक्लूड नहीं करते, यानी इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखते कि ये भी कोई एक्सपेंसेस हैं। आपकी जब गाड़ी चलती है तो उसमें फ्यूल डलता है, एक तो फ्यूल का एक्सपेंस है ही है। आपको ये पता चल जाएगा गपशप करने से लोगों के साथ कि ये गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है। हाईएस्ट अमूमन जो है 1 लीटर में 7 से 8 किलोमीटर करती है। नई गाड़ियां हो सकता है 9 से 10 किलोमीटर तक भी करती हों। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे अहम चीजें दो जिसको बिल्कुल भी लोग जो है ना वो कैलकुलेट नहीं करते, आपका मोबाइल जो है अमूमन 3000 किलोमीटर के बाद चेंज कर दिया जाता है, और हाईएस्ट का जो मोबाइल है वो 5000 के लगभग जो है ना वो चेंज होता है। तो आपने ये देखना है कि कितने किलोमीटर ये सफर करती है एक मोबाइल पे, मोबाइल की कीमत कितनी है पर किलोमीटर जो है ना आपने कैलकुलेट कर लेनी है कि 1 किलोमीटर पे हमारा इसका एक्सपेंस इतना आता है, मोबाइल का एक्सपेंस इतना आता है। और सबसे अहम बात, आपके जो टायर हैं गाड़ी के वो 50,000 किलोमीटर के बाद आपने चेंज करने होते हैं। तो आप अगर 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 रुपया बचा के रखते हैं तो 50,000 किलोमीटर पूरे होंगे, इधर 50,000 रुपया आपके पास होगा, तो आप टायर जो है वो गाड़ी के तब्दील करवा सकते हैं। अब ये सारी चीजें नोट करने के बाद हम लिखते हैं कि आपका एक दिन का जो गाड़ी की कमाई है जाने की और आने की वो कितनी है। 17 सवारियां हैं, इतना किराया है, इज इक्वल टू इतनी अमाउंट बनती है। इसको हम जरब देते हैं 30 के साथ कि 30 दिन होते हैं महीने में, आपके सामने एक महीने की इनकम आ जाएगी नंबर 1। अब उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस करना शुरू कर देने। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने ये देखा कि मेरी जो एक गाड़ी है एक महीने के अंदर टोटल जो पैसे हैं, जो टोटल किराए की मद में है मेरे पास कितने आते हैं, वो है फर्ज करें 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया से अब आपने माइनस करना है सबसे पहले ड्राइवर की तनख्वाह, फिर आपने माइनस करनी है कंडक्टर की तनख्वाह, फिर आपने माइनस करना है अड्डों की फीस, उसके बाद आपने माइनस करना है चुंगी, उसके बाद आपने माइनस करना है टूल प्लाजे, उसके बाद आपने फ्यूल एक्सपेंसेस, उसके बाद आपने मोबाइल एक्सपेंसेस, उसके बाद आपने टायर की घसाई। ये सारी चीजें माइनस करनी है। माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगी वो है आपका प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को भी आपने 70% पे तकसीम कर देना है, क्योंकि लाजमी नहीं होता कि आपको हमेशा पहला टाइम मिले या दूसरा या एक फिक्स टाइम मिले। टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर टाइम टू टाइम सवारी का बड़ा डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे गंदम की कटाई का सीजन है तो सवारी मिलना मुश्किल हो जाती है। अमूमन ये देखा गया कि जो लॉन्ग रूट्स हैं उस पर सवारी कम होती है, और जो है ना लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि ये सवारी नहीं है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह। इस चीज को आपने हमेशा मद्देनजर रखना है।
कि जी सवारी कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है, और कभी फ्यूल की कीमत कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो किराया है वो अमूमन वही रहता है। अगर फ्यूल जो है वो 1-2 रुपए महंगा हो जाए तो किराया जो है ना वो लोग नहीं बढ़ाते। हाँ, 1-2 रुपए कम हो जाए तब भी नहीं कम करते, तो वो एवरेज ही चलता रहता है। इन चीजों को आपने कैलकुलेट कर लेना है कि यार ये मसाइल हो सकते हैं, कभी स्ट्राइक हो सकती है, हड़ताल हो सकती है, मेंटेनेंस का काम निकल सकता है, गाड़ी का कोई भी मेंटेनेंस का काम निकल सकता है, इलेक्ट्रीशियन का निकल सकता है, मैकेनिकल का निकल सकता है, बॉडी का निकल सकता है, कोई भी रिपेयरिंग निकल सकती है। 30% जो है इन सारे मार्जिन को कवर करता है। जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसको आप 70% पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 महीने की इनकम निकल आएगी। अब आपने ये देखना है कि आपकी गाड़ी कितने की, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेते हैं 30 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी आपने ली 30, 32, 34, 35 लाख रुपए की, इतनी इन्वेस्टमेंट है, पर मंथ आपको क्या दे रहा है। फिर आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी है कि हर गुजरते दिन के साथ गाड़ी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, वो भी आपने इसमें कैलकुलेट करनी है, जो कि अमूमन लोग नहीं करते। अमूमन क्या लोग करते ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे इदारे जो है वो तो शायद डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, लेकिन आम लोग या छोटा कारोबारी तबका जो है वो किसी भी चीज की डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, जो कि लगानी चाहिए। वो आप मार्केट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। 2% हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है। जो मैंने आपका 30% माइनस किया है वो 30% इन सारी चीजों को कवर करता है। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप गाड़ी ले लें तो उसकी इंश्योरेंस लाजमी करवाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो कि लोग इग्नोर करते हैं। वीडियो काफी लंबी होगी और शायद थोड़ी सी आज कंजस्टेड सी है, ऐसे वीडियो जो है ना घुटी घुटी, बहुत सारी चीजें क्लियर शायद नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक वे बताया है कि कोई भी बिजनेस आपने करना है ट्रांसपोर्ट का, खा वो मिनी गुड्स का है, खा वो मिनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, खा वो बड़ी गाड़ियों का है, खा वो ट्रकों का है, ट्रालों का है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपने सारी चीजों को कैलकुलेट ऐसे करना है। आपने सर्वे जरूर करना है, आपका जहन 99% क्लियर हो जाता है ऐसे सफर करने से 7-8 मरतबा। तो दोस्तों मेरी तो सजेशन यही है कि अगर कोई इस बिजनेस में आना चाहता है तो इन टिप्स का या इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेगा तो काफी फायदा उठा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।